गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर नीरज सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र। हम बात कर रहे थे व्यक्तिक अध्ययन पद्धति की। व्यक्तिक अध्ययन पद्धति में हमारी अध्ययन की इकाई कोई भी एक गांव, नगर, कस्बा, मोहल्ला कुछ भी हमारा हो सकता है और उसके संपूर्ण पक्षों के बारे में अध्ययन किया जाता है। अब आज बात करेंगे हम व्यक्तिक अध्ययन पद्धति के आधारभूत मान्यताओं की, कि व्यक्तिक अध्ययन में एक अथवा कुछ इकाइयों के अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों को समग्र पर लागू किया जाता है, अर्थात विशेष अध्ययनों के आधार पर सामान्य निष्कर्ष निकाले जाते हैं। व्यक्तिक अध्ययन की कुछ आधारभूत मान्यताएं हैं। जैसे सबसे पहली मान्यता है मानव व्यवहार की समानता। व्यक्तिक अध्ययन की ये मान्यता है कि मानव व्यवहार मौलिक रूप से एक होता है। मनुष्यों में चाहे ऊपरी रूप से असमानताएं हों, परंतु उनकी जो मूल प्रवृत्ति है, मूल प्रकृति है, वो और प्रेरक शक्तियाँ जो हैं वो एक होती हैं, उसमें समानताएं पाई जाती हैं। यानी कि समान स्थिति में सभी मनुष्य का व्यवहार एक जैसा होता है। और ये किस लिए होता है? क्योंकि उनकी मूल प्रवृत्ति, प्रकृति और प्रेरक शक्तियाँ एक सी होती हैं। जो उद्विकासवादी हैं उनकी भी ये मान्यता है कि मानव जाति में मानसिक समानता पाई जाती है। इसी आधार पर व्यक्तिक अध्ययन द्वारा निकाले गए निष्कर्ष सभी पर लागू किए जाते हैं। दूसरा आधारभूत मान्यताओं में है सामाजिक घटनाओं की जटिलता। सामाजिक जीवन की घटनाएं जटिल होती हैं और मानव के परिवर्तनशील स्वभाव के कारण उन्हें समझना कठिन है, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। और मानव का व्यवहार कैसे होता है? दिखाई नहीं देता, अमूर्त होता है। तो अमूर्त होने के कारण से उसका पता लगाना भी एक कठिन कार्य होता है। किंतु मानव व्यवहार की जटिलता का अध्ययन व्यक्तिक अध्ययन विधि के द्वारा जो है किया जा सकता है। इस दृष्टि से व्यक्तिक अध्ययन पद्धति एक महत्वपूर्ण पद्धति है। उसके अलावा समय तत्व का प्रभाव। जो मानवीय व्यवहार है और किसी घटना के अध्ययन में, उसमें समय एक महत्वपूर्ण तत्व है। समाज में जो कुछ भी आज घटित हो रहा है वह भूतकाल की घटनाओं और प्रभावों से प्रेरित होता है, उसका प्रतिफल होता है। यानी कि कोई भी व्यवहार जो है उसके पीछे भूतकालिक घटनाएं होती हैं। किसी भी घटना या व्यवहार के पीछे अतीत का इतिहास होता है। अतः किसी घटना को समझने के लिए उसके पूर्व की घटना और इतिहास को जानना आवश्यक है। और व्यक्तिक अध्ययन में किसी घटना को के कालक्रम को कार्य कारण के संबंधों के आधार पर देखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति का जो आज का जीवन है उस पर किस किस समय का और किन किन कारकों का प्रभाव पड़ा। चाहे कोई व्यक्ति एक्टर है, चाहे कोई व्यक्ति संगीतज्ञ है या अपराधी है, उसकी जीवन हिस्ट्री क्या रही है और किन कारकों ने उसे प्रभावित किया है। तो आज का जो जीवन है, आज का जो व्यवहार है, वो उसके भूतकाल से प्रेरित होता है। और इसको किससे हम जान सकते हैं? व्यक्तिक अध्ययन पद्धति के माध्यम से। उसके अलावा चौथा आधारभूत मान्यता ये मानी जाती है कि परिस्थितियों की पुनरावृत्ति।
मानव व्यवहार परिस्थितियों से प्रभावित होता है। एक ही परिस्थिति बार बार घटित होती है और एक इकाई का संपूर्ण अध्ययन द्वारा यह ज्ञात किया जा सकता है कि मनुष्य एक ही परिस्थिति में किस प्रकार का व्यवहार करता है। एक ही परिस्थिति अन्य लोगों के जीवन में भी बार बार आ सकती है, अतः उसके प्रभाव का अनुमान एक ही इकाई का सूक्ष्म और गहन अध्ययन करके लगाया जा सकता है। उसके अलावा संपूर्ण अध्ययन, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति में किसी एक इकाई अथवा घटना के किसी एक पक्ष का नहीं बल्कि उससे संबंधित सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है। ऐसे अध्ययन में समय अधिक लगता है, किंतु जीवन की संपूर्णता में ही वास्तविकता का अध्ययन संभव हो पाता है। क्योंकि अगर हम एक पक्ष का अध्ययन करते हैं या कुछ तत्वों का अध्ययन करते हैं तो पूरी जानकारी प्राप्त नहीं होती। तो व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति एक ऐसी पद्धति है जो जीवन के सभी पक्षों से संबंधित पक्षों का अध्ययन करती है और संपूर्णता के बारे में ज्ञान प्राप्त करने का ये एक साधन है। उसके बाद बात आती है व्यक्तिगत अध्ययन के प्रकार। अध्ययन की प्रकृति के आधार पर इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला, व्यक्ति का व्यक्तिगत अध्ययन। व्यक्ति का व्यक्तिगत अध्ययन क्या होता है कि इस प्रकार के अध्ययन में एक व्यक्ति के बारे में समस्त सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। इसमें उसके जीवन के प्रारंभ से लेकर अब तक के जीवन के इतिहास का अध्ययन किया जाता है और इस प्रकार के अध्ययन में उन सभी घटनाओं, परिस्थितियों की जानकारी प्राप्त की जाती है जिन्होंने व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो। और इस विधि में व्यक्ति के परिवार में उसके सदस्य, पड़ोस, मित्र मंडली, पत्र, डायरी, आत्मकथा, उसके लेख, संस्मरण, जीवन इतिहास आदि स्रोतों से जानकारी प्राप्त की जाती है। इस प्रकार इस विधि में व्यक्ति के संपूर्ण सामाजिक जीवन, उसकी पृष्ठभूमि, उसको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करके निष्कर्ष निकाला जाता है। दूसरा है समुदाय का व्यक्तिगत अध्ययन। पहले में तो बताया व्यक्ति के बारे में अध्ययन, दूसरा है समुदाय का। इसके अंतर्गत किसी समूह, संस्था, जाति, समुदाय एक इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। यानी कि यहाँ पर अध्ययन करने वाली इकाई क्या है? कोई समूह है, संस्था है, जाति है, समुदाय है। और व्यक्ति का व्यक्तिगत अध्ययन में एक व्यक्ति उसका जो था इकाई थी। श्रीमती यंग का कहना है कि व्यक्तिगत अध्ययन में संपूर्ण समुदाय की खोज की जाती है। एक समुदाय का व्यक्तिगत अध्ययन उसकी आंतरिक स्थिति का पूर्ण रूप से अध्ययन करने के लिए सामग्री संकलन की व्यवस्थित पद्धति क्या है? व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति है। और इसके लिए उन्हीं साधनों का प्रयोग किया जाता है जो साधन एक व्यक्ति के व्यक्तिगत अध्ययन के लिए हम प्रयोग करते हैं। जैसे जैसे पत्र, डायरी, परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली, डायरी, इन सब चीज़ों के द्वारा जो है हम उसका अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से जो व्यक्तिगत अध्ययन प्रणाली है उसका जो अध्ययन की इकाई है या प्रकार है, दो है, एक व्यक्ति का अध्ययन और दूसरा समुदाय का अध्ययन। अब इसके बाद है व्यक्तिगत अध्ययन की प्रक्रिया, यानी कि इसके लिए हम कैसे शुरुआत करते हैं। क्योंकि व्यक्तिगत अध्ययन एक सुनियोजित और एक व्यवस्थित अध्ययन है और इसमें अध्ययन की जाने वाली इकाई के बारे में सूक्ष्म, गहन, विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसके अध्ययन करने के लिए
एक निश्चित प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। वो प्रक्रिया है, सबसे पहले है समस्या का विवरण। क्योंकि कोई भी अध्ययन करना है उसके लिए सबसे पहले समस्या के प्रत्येक पक्ष की स्पष्ट व्याख्या की जाती है। उसके बारे में भूत वर्तमान की समस्त सूचनाओं का संकलन किया जाता है और समस्या के बारे में जिन पक्षों की व्याख्या करनी होती है उसका पहले से ही निर्धारण कर लिया जाता है। इस संदर्भ में कुछ चीज़ों को ध्यान रखा जाता है। सबसे पहले अध्ययन समस्या का चयन। इसके अंतर्गत सबसे पहले यह तय किया जाता है कि किन व्यक्तिगत विषयों का अध्ययन किया जाएगा। ये व्यक्तिगत विषय 3 प्रकार के हो सकते हैं: साधारण, विशेष और असाधारण। तो पहले अनुसंधानकर्ता को यह तय करना होता है कि उसे कौन से पक्ष का, कौन से विषय का अध्ययन करना है। साधारण का करना है या विशेष का करना है या असाधारण का करना है। दूसरे, इकाइयों के प्रकार और संस्था का निर्धारण। अध्ययन विषय का जब चयन कर लेता है अध्ययन करता है तो उसके बाद इकाइयों की संख्या और उसके प्रकारों को तय किया जाता है कि अध्ययन की इकाई व्यक्ति, परिवार, समूह, संस्था अथवा समुदाय में से क्या होगी और इनकी कितनी संख्या होगी। इनको भी पहले से तय किया जाता है। फिर इसके बाद नंबर आता है विश्लेषण का क्षेत्र, कि इकाइयों की संख्या निर्धारित करने के बाद यह तय किया जाता है कि समस्या के किन किन पक्षों का अध्ययन किया जाएगा। उसके अंतर्गत इकाइयों को प्रभावित करने वाले कारकों और उनसे प्रभावित होने वाले तत्वों का भी विश्लेषण किया जाता है। ये तो बात है समस्या से संबंधित। उसके बाद दूसरा आता है घटनाओं का कालक्रम। क्योंकि समस्या की विवेचना के बाद जो विभिन्न घटनाएं हैं उनके क्रम को ज्ञात किया जाता है और यह भी ज्ञात किया जाता है कि इस दौरान क्या क्या परिवर्तन घटित हुए। घटनाओं के उतार चढ़ाव के द्वारा भविष्य में होने वाले परिवर्तनों को समझा जाता है। उसके अलावा निर्धारक कारक। व्यक्तिगत अध्ययन में उन कारकों का भी अध्ययन किया जाता है जो किसी घटना के घटित होने के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसमें 2 तरह के कारक होते हैं, कुछ प्रमुख कारक और दूसरे सहायक कारक। प्रमुख जो किसी घटना के लिए मूल रूप से उत्तरदायी होते हैं और सहायक कारक जो प्रमुख कारकों की सहायता करते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को अपराधी बनाने में गरीबी के अतिरिक्त पुलिस का अत्याचार, माता पिता का उपेक्षापूर्ण व्यवहार या मानसिक तनाव अन्य आदि सहायक कारक के रूप में हो सकते हैं। तो प्रमुख कारकों को जो सहायता प्रदान करते हैं वो सहायक कारक कहलाते हैं। इसके अलावा विश्लेषण एवं निष्कर्ष, जो इसका अंतिम चरण है कि जब हम संकलित तथ्य हैं, सूचनाएं हैं, उनके आधार पर घटना का विश्लेषण करना, निष्कर्ष निकालना, ये कार्य आता है और निष्कर्षों के आधार पर ही सामान्यकरण किया जाता है। विश्लेषण के दौरान घटना के बारे में कार्य कारण संबंध ज्ञात किया जाता है, तथ्यों का वर्गीकरण, संकेतीकरण, सारणीकरण किया जाता है। साथ ही समस्या का निदान करने के लिए जो उपचार हैं वो भी प्रस्तुत किए जाते हैं। इसमें अध्ययनकर्ता के द्वारा अध्ययन की कमियों और भविष्य की संभावना का उल्लेख भी किया जाना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं हम व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के यंत्र और प्रविधियाँ। ये बात मैंने अभी आपको व्यक्तिगत अध्ययन के जो प्रकार बताए थे उसमें हमने जिक्र किया था। तो कि कोई भी हम अध्ययन करते हैं, चाहे व्यक्ति का चाहे समुदाय का, उसमें हम उसका पत्र, डायरी, जीवन इतिहास,
संस्मरण, लेख, इनका हम उपयोग करते हैं और ये इसकी परिविधियाँ कहलाती हैं। क्योंकि किसी भी इकाई का जो गहन और सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है, उसकी सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए जो है डायरी या यंत्र प्रविधियों का हम प्रयोग में लाते हैं। उसमें सबसे पहला है डायरी। डायरी आप जानते ही हैं कि हम किसे कहते हैं। बहुत सारे लोगों को अपने दैनिक जीवन की घटनाएं जो होती हैं उनको डायरी में लिखने की आदत होती है। डायरी से हमें लोगों के जीवन की गोपनीय बातों की भी जानकारी मिलती है, साथ ही व्यक्ति के जीवन की महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं उनका कालक्रम के रूप में हमें प्राप्त हो जाते हैं। डायरी में मुख्य रूप से व्यक्ति का जीवन, उसकी आय व्यय के आंकड़े, विभिन्न विषयों पर उसके विचार, उसके अनुभव वहाँ से प्राप्त होते हैं। व्यक्ति के सामाजिक संपर्क का भी वहाँ से हमें जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो डायरियाँ जो हैं वो व्यक्ति के जीवन के वास्तविक तथ्यों को उजागर करती हैं। इसके द्वारा व्यक्ति की भावनाओं, गोपनीय तथ्यों, किसी विषय के बारे में प्रतिक्रिया, कोई घटना घटित हुई है उसके बारे में उसकी प्रतिक्रिया, उसके अलावा उसके संकल्प, मनोवृत्तियाँ, सफलताओं, विफलताओं, यानी कि एक व्यक्तिगत जीवन के बारे में पूर्ण जानकारी डायरी के माध्यम से प्राप्त होती है। दूसरा है पत्र। पत्र भी एक माध्यम होता है अपनी भावनाओं को, विचारों को आदान प्रदान करने का। वर्तमान में तो पत्र लेखन में कमी आई है, मोबाइल के कारण से ये सब चीज़ें छूटने लगी हैं, लेकिन पत्र जो है वो व्यक्तिगत जीवन के समझने के लिए, उसके संबंधों को ज्ञान प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। पत्र में कई बार व्यक्ति एक विषय पर उसका दृष्टिकोण का चित्रण भी हमें प्राप्त हो जाता है। उसके आंतरिक जीवन से संबंधित सामग्री के माध्यम से कुछ निश्चित तथ्यों पर भी उसमें प्रकाश डालते हैं। पत्रों में जीवन की कुछ वास्तविक घटनाएं भी लिखी जाती हैं। उसके अलावा व्यक्ति के मनोभाव, मित्रता, शत्रुता, प्रेम, घृणा, आशा, निराशा, जीवन, मूल्य, तनाव, विश्वास, इन सब चीज़ों का हम ज्ञात कर सकते हैं। महापुरुषों के पत्र उनकी मृत्यु के पश्चात भी प्राचीन संग्रहालयों में उपलब्ध होते हैं और यदि हम व्यक्ति के जीवन के बारे में वास्तविक और महत्वपूर्ण अनुभव और विचारों को जानना चाहते हैं तो उसके द्वारा लिखे हुए पत्र एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। जीवन के जो कटु अनुभव हैं, मधुर स्मृतियाँ हैं, वो वास्तविक और उसकी विश्वसनीय जानकारी हमें पत्रों के माध्यम से मिल सकती है। क्योंकि व्यक्ति जब पत्र लिखता है तो उसमें उसके पूरे मनोभाव समावेश होते हैं। उसके अलावा जीवन इतिहास व्यक्तिगत अध्ययन में सबसे महत्वपूर्ण साधन, सूचना स्रोत जीवन इतिहास है और इसके अंतर्गत जीवन से संबंधित लिखित तथ्य होते हैं जिसमें घटनाओं की श्रृंखला, सांस्कृतिक मूल्यों के साथ उसका संबंध ज्ञात होता है। इसमें व्यक्ति स्वयं की भाषा में अपने जीवन की घटनाओं और अनुभवों का वर्णन करता है। जीवन इतिहास में उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, पारिवारिक दशाएं, घटनाएं, परिस्थितियों के प्रति व्यक्ति की प्रतिक्रिया, जीवन की उसके महत्वपूर्ण घटनाएं, उसके जीवन के अनुभव, प्रभावशाली व्यक्ति, उसकी मनोवृत्तियाँ और तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार भविष्य के प्रति उस व्यक्ति की धारणाओं का भी पता लगता है। तो एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है जीवन इतिहास। उसके अलावा प्रलेख, व्यक्तिगत प्रलेख भी एक महत्वपूर्ण साधन है। डायरी, पत्र, जीवन इतिहास के अतिरिक्त व्यक्तिगत विषयों के अध्ययन के स्रोतों में
महत्वपूर्ण इनका उपयोग किया जाता है। इसमें आत्मकथाएं, स्कूल और कॉलेज के रिकॉर्ड, वंशावली, पुस्तकें, पत्रिकाएं, सरकारी और गैर सरकारी विज्ञप्तियां, साहित्यिक सामग्री, अनुसंधान प्रतिवेदन, इन सब चीज़ों को हम सम्मिलित कर सकते हैं, जिनके द्वारा सूचनाएं हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के यंत्र के रूप में, प्रविधियों के रूप में डायरी, पत्र, जीवन इतिहास, प्रलेख ये महत्वपूर्ण साधन हैं। उसके अलावा व्यक्तिगत प्रलेखों के अतिरिक्त अन्य अध्ययन विषयों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और ये स्रोत द्वितीयक स्रोत कहलाते हैं। इसमें सरकारी रिकॉर्ड, पुलिस तथा न्यायालय के रिकॉर्ड, जनगणना रिकॉर्ड, बीमा कार्ड, आयकर रिकॉर्ड, प्रकाशित साहित्य, मित्रों और संबंधियों से साक्षात्कार, अवलोकन आदि को सम्मिलित कर सकते हैं। इनके अतिरिक्त संस्मरण, केस से संबंधित वंशावली, फोटोग्राफ, एल्बम, नक्शे, चार्ट, प्रमाण पत्र, समाचार पत्र में छपी खबरें आदि भी व्यक्ति के बारे में महत्वपूर्ण सूचना स्रोत होते हैं। तो इस तरह से व्यक्ति अध्ययन के लिए विभिन्न अध्ययन प्रणालियां हैं। धन्यवाद।